अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.1 क्या है? डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटे हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑसिलेटरी मोशन की ही एक स्पेशल टाइप होती है। तो लेट्स सी, हम उसको देखते हैं कि यही नोट्स हैं जो कि मैंने लेक्चर के तौर पर प्रिपेयर की हैं। यही नोट्स है आपको मैं एज ए PDF के फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में PDF नोट्स लिखे तो मैं उसको फौरी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। Simple harmonic motion is a periodic motion in which restoring force or acceleration is directly proportional to displacement and is always toward its mean position। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटे रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये कंडीशन है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से हम बात करते हैं बेटे, लेट्स सपोज ये हमारे पास ओ मीन पोजीशन है और ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको भी हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अगर एक ऑब्जेक्ट बेटे इस तरफ से जा रहा है या दूसरे मीन की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की भी और रिस्टोरिंग फोर्स की भी डायरेक्शन हमेशा किधर रहने वाली है, मीन पोजीशन के ऊपर ही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ए आपके पास एक्सेलरेशन होता है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, ये हमने पीछे डिटेल से पढ़ा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द बेसिक कंडीशन फॉर फ्रिक्शनलेस सिस्टम टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हार्मोनिक मोशन की बेटे बेसिक कंडीशन बतानी है जो कि चैप्टर के शुरू में ही लिखी हुई है। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी अ रिस्टोरिंग फोर्स। बेटे कोई भी ऑसिलेटरी मोशन अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, किसके, डिस्प्लेसमेंट के होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, कि अगर हमारा जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है वो आइडियल है, रियल में तो एनर्जी लॉसेस होंगे, लेकिन अगर हमारा जो सिस्टम है वो आइडियल है उसके अंदर कोई लॉसेस ऑफ एनर्जी फिर नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, ये याद रखिएगा कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम का अगर रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। बस इसमें और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे डिफरेंशिएट, मतलब फ़र्क करें बिटवीन दी फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। बेटे देखो, सिस्टम ऑसिलेट सेल्फ आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, यानी कि एक दफ़ा हमने उसको ऑसिलेट कर दिया, बाद में वो जो है वो सिस्टम वो खुद ही ऑसिलेट करता जा रहा है, हम बार बार उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे। सिस्टम इज ए कॉन्टीन्यूसली ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम बेटे पीरियोडिक फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम अगर पीरियोडिक फोर्स पर सेकंड में हम जितनी लगाते हैं उसको हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। नो कंटिन्यूस एक्सटर्नल, बेटे फ्री ऑसिलेशन में हमें बार बार कोई फोर्स नहीं लगानी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मुसलसल हमें लगानी पड़ती है। और फ्रीक्वेंसी यूजली फ्री ऑसिलेशन सिस्टम में जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है उसको बेटे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है ये इसकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी होता है वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है।
उसके बाद है इसमें पेंडुलम डिस्प्लेस एंड रिलीज, और आगे है अ स्विंग पोस्ट रिपीटेडली, यानी कि झूले को बार बार आप पुश कर रहे हो, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। और झूले को जस्ट वंस टाइम आपने ऑसिलेट करवा के छोड़ दिया और वो खुद ही ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। अब बच्चों ये जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जो फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है कि, और जो फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, उसको ड्रिवन फ्रीक्वेंसी या ड्राइव्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटे, आइडियल सिंपल पेंडुलम हम क्यों नहीं बना सकते। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेंडुलम होता क्या है। ये देखिएगा ज़रा कि अगर मैं कहता हूँ कि ये बच्चों एक रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट के साथ हमने एक धागा लिया और उस धागे के साथ हमने एक पेंडुलम को क्या कर दिया, हैंग कर दिया। अब बेटे देखो, ये जो पेंडुलम हमने इसके साथ हैंग किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट मैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब बच्चों देखो, पॉइंट मैस का मतलब ये है कि इसका जो मैस है वो वेरी वेरी स्मॉल और आइडियली पॉइंटलेस, और पॉइंटलेस तो कोई चीज़ नहीं होती, तो बहुत स्मॉल होना चाहिए। और फिर स्मॉल अगर है तो फिर दूसरी कंडीशन है कि हैवी भी होना चाहिए। और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये बहुत लाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। और जिस मीडियम में ये ऑसिलेट कर रहे हैं वो मीडियम फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, और ये जो सपोर्ट है ये आपके पास फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशनें प्रैक्टिकल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है कि अ बॉब इज़ अ पॉइंट मैस, यानी कि ये जो बॉब है, ये जो गोली है ये पॉइंट मैस होना चाहिए। स्ट्रिंग हैज़ नो मैस, यानी कि ये धागा है इसका कोई ना कोई मैस तो होगा ना, बगैर मैस के तो कोई नहीं होती। अ स्ट्रिंग मस्ट बी परफेक्टली फ्लेक्सिबल, और ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ही हल्की होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि उसके अंदर बच्चों लचक नहीं होनी चाहिए। और आइडियली बच्चे सारी जो स्ट्रिंग है उसमें थोड़ी बहुत जब अब उसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ी बहुत उसमें एक्सटेंशन ज़रूर आती है। ओके, देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, कि जब पेंडुलम ऑसिलेट करे तो हवा के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो जबकि हम रेजिस्टेंस कहाँ से ख़त्म करें, रेजिस्टेंस तो रहती है तो वो तो नहीं ख़त्म हो सकती। देयर शुड बी नो फ्रिक्शन टू सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे जैसा हमने सपोर्ट किया हुआ है इस पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 क्या है कि जो बॉल है वो मैसलेस होनी चाहिए, धागा मैसलेस होना चाहिए, धागा इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, और जहाँ पे वो ऑसिलेट कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो जहाँ से जो जिस मीडियम में वो ऑसिलेट कर रहे हैं वो मीडियम फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, और जहाँ पे हमने उसके ऊपर बांधा हुआ है वो सपोर्ट भी फ्रिक्शनलेस है। तो आइडियली दीज ऑल कंडीशंस टू बी अचीव आर नॉट पॉसिबल, सो वी कैन नॉट आइडियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो इन्हीं सभी कंडीशन को हासिल करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम आइडियल सिंपल पेंडुलम को अचीव नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। तो दीज कंडीशन है कैन नॉट बी अचीव्ड इन प्रैक्टिस। तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे कि प्रैक्टिकली आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, कि प्रैक्टिकली अगर आपको सब कुछ भूल जाए कि क्या आप आइडियली सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकली बना सकते हैं, आप बोलेंगे नो, नहीं बना सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं कि हाउ डज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अकर। बेटे शार्पनेस क्या होता है कि जब भी किसी फोर्स्ड ऑसिलेशन में उस ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस के नतीजे में एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है। ये देखिए बेटे, ये आपके पास पीक है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी रेजोनेंस हो जाती है। तो अगर हम देखना है कि किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की रेजोनेंस का जो पीक है, जो उसके एम्पलीट्यूड का पीक है, रेजोनेंस के ऊपर कितनी तेज़ी से ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड दी शार्पनेस। तो देखिएगा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस टेल अस, यही आपने लिखना है कि हाउ क्विकली एम्पलीट्यूड इंक्रीज नियर दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नज़दीक या रेजोनेंस के ऊपर हमने देखना है कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बच्चे कितना तेज़ी से शूट करते हैं, और जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा शूट करेगा इसका मतलब है कि उसका रेजोनेंस का पीक ज़्यादा आएगा, तो उसकी शार्पनेस क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ओके,
तो ये इसके अंदर आपने बस लिखना है। लेस डैम्पिंग है यानी कि अगर उसका एम्पलीट्यूड में डैम्पिंग कम है, डैम्पिंग का मतलब बेटे एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना, अगर उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो उसकी जो शार्पनेस है, पीक जो है रेजोनेंस की, ये वाली ज़रा गौर से देखो, ये पीक ज़्यादा बड़ी आएगी। अगर उसमें डैम्पिंग ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इस तरह बना देता हूँ, तो फिर उसका ये ऑलमोस्ट फ्लैट पीक आएगा। और ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद रखना कि इसमें अगर हमारे पास जो है वो हैवी डैम्पिंग है तो उसका जो रेजोनेंस पीक है वो शार्पनेस पीक ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व बनता है, ठीक है। मोर डैम्पिंग होगी तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, मोर डैम्पिंग है, लेस शार्पनेस उसमें बनती है। 14.6 What would happen to time period if Earth suddenly stop rotating? बेटे अगर अर्थ वो कहता है कि अचानक घूमना बंद कर देती है तो इसके टाइम पीरियड पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बेटे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का T = 2πL/g होता है। तो देखो बच्चों, नॉर्मली कहानी कुछ इस तरह से होती है कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सेस के गिर्द क्या कर रही होती है, बेसिकली बच्चों रोटेट कर रही होती है। ज़मीन अपने एक्सेस के गिर्द क्या करती है बेटे, रोटेट करती है। और अगर ये एक रोटेट करती है तो इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल, और जैसे हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी में पढ़ा था, एक बेटे यहाँ पे कोई भी, हम सारे लोग यहाँ पे ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं तो इसमें देखो ऐसे रह रहे हैं, एक हमारे पास होगी सेंट्रीपिटल फोर्स जो ज़मीन को इस तरफ खींचेगी, जैसे ग्रेविटी हम कहते हैं, जो सेंटर की तरफ खींचेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक इसके ऊपर बेटे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसको बाहर की तरफ खींचेगी। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बेसिकली ग्रेविटी के अपोजिट काम करेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों कि यानी कि अगर हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपके पास डाउनवर्ड खींच रही है, क्या कर रही है, डाउनवर्ड, और ग्रेविटी बेटे ज़मीन के सेंटर और ये बाहर की तरफ हमें खींच रही है, तो जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी लिटिल बिट डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, लिटिल बिट डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे बच्चों हम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अर्थ रोटेट, रोटेशन प्रोड्यूस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पुश करती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल, वे स्लाइटली रिड्यूस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देती है। कब, जब ज़मीन रोटेट कर रही होगी। कहते हैं कि इफ सडनली स्टॉप, अगर अचानक ज़मीन रुक जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिसअपीयर, यानी कि जो ज़मीन बेटे ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगा रही थी वो ख़त्म हो जाती है, और जिससे जी की वैल्यू पहले अगर कम थी वो बढ़ जाएगी, तो अब वो जी की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, तो इफेक्टिव वैल्यू जो है वो लार्जर हो जाएगी। तो सिंपल अगर आपने एक लाइन का आंसर करना है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब वो ज़मीन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बंद हो गया। कब, जब ज़मीन का रोटेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 14.7 व्हाट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स। बेटे रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को क्या लेके आती है, बताओ, मीन पोजीशन की तरफ। व्हाट प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, के कौन सी बचे, सिंपल पेंडुलम में कौन सी चीज, कौन सी फोर्स। देखो बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का जो रोल है वो प्ले कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बच्चे सिंपल पेंडुलम की, ज़रा देखो यहाँ पे बच्चों उसके वेट के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, अगर आपको याद होगा वेट क्या है, mg। तो यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट उसका क्या है, mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट था mg cos थीटा, ये हमारा डिस्प्लेस एंगल थीटा, ये भी थीटा। अब बच्चे ये mg साइन थीटा जो है ये बॉल को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द रिस्टोरिंग कंपोनेंट ऑफ द पेंडुलम। वेट का ये रिस्टोरिंग कंपोनेंट है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करता है। तो mg साइन थीटा बच्चों ये रिस्टोरिंग फोर्स का जो है वो रोल प्ले करता है, बेसिकली ये वेट का ही एक कंपोनेंट है। तो रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल पेंडुलम में किसके बराबर होती है, mg साइन थीटा, बेसिकली ये एक वेट का ही कंपोनेंट है, और स्मॉल एंगल के लिए हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर बच्चे स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी होती है, फॉर अ स्प्रिंग द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग और अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ इसके बराबर है। तो यहाँ पे बेटे जो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम किसी भी वजह स्प्रिंग को
ऐसे हम एक्सटेंड करते हैं तो स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी है वो उसे दोबारा क्या ले आती है, मीन पोजीशन की तरफ ले आती है। तो बच्चों इसमें हम क्या यही लिखेंगे कि सिस्टम सिंपल पेंडुलम में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट, यानी कि वेट का वो कंपोनेंट बेटे जो वापस उसको मीन पे, वो बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है स्प्रिंग की वो लेके आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4.8 वट रोल डू शॉक गाड़ियों के शॉक ऑब्जॉर्बर प्ले इन ऑसिलेशन ऑफ व्हीकल्स ऑन अ बम्पी रोड। हमारे तो सारे है ही बम्पी रोड है, ये जो अंग्रेज सोचते होंगे कि हमारा कोई ना कोई रोड टूटा होगा, यहाँ पे तो सारे ही टूटे होते हैं। तो ये बम्पी रोड का मतलब है जो जंप वाली रोड है। ये देखो ये कार है और इसके नीचे ये स्प्रिंग है, जैसे ही जंप लगता है ये देखो ये सारा बम्पी रोड है, कभी रोड के ऊपर कभी, और तो ये हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो 70% रोड ऐसे ही होते हैं। अब कहता है कि व्हेन अ व्हीकल मूव्स ओवर अ बम्पी रोड, जंप वाले रोड पे मूव करती है, इट्स स्प्रिंग टेंड टू ऑसिलेट अप एंड डाउन। तो इसका जो स्प्रिंग है बच्चे वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है जंप लगने की वजह से। शॉक ऑब्जॉर्ब प्रोवाइडेड द डैम्पिंग। तो ये जो स्प्रिंग होता है ना बेटे, ये बड़ी हाईली रिसर्च के बाद और इसके एटॉमिक लेवल प्रॉपर्टीज़ को रिसर्च करके ये बनाया जाता है। मुख्तलिफ व्हीकल्स के लिए गाड़ी जो स्प्रिंग है उसकी करैक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ होती है। तो स्प्रिंग ऐसा बनाया जाता है कि जो कि ऑसिलेशन को तेज़ी से क्या करे, डैम्प करे, ऑसिलेशन को बेटे तेज़ी से डैम्प करे। रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि शॉक की काम है एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन तेज़ी से कम करे ताकि जो है वो जंप खत्म हो जाए। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, कि जो इसे एनर्जी नीचे जंप की वजह से मिल रही है उसको फौरी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देगा। मेक राइड स्मूथ एंड कंफर्टेबल, राइड को जो स्मूथ और कंफर्टेबल बना दे। हेल्प द व्हीकल्स टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद रोड, और जो है जाके जंप ना लगे और दोबारा जो है वो टायर को रोड के ऊपर ही फिक्स रखे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक लाइन का डिफाइन अब सारा नहीं लिख सकते, लिखोगे शॉक ऑब्जॉर्बर रिड्यूस द अनवांटेड ऑसिलेशन बाय प्रोवाइडिंग द डैम्पिंग, कि जो शॉक ऑब्जॉर्बर हैं गाड़ियों के बच्चे वो बेसिकली अनवांटेड ऑसिलेशन को रिड्यूस कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग द डैम्पिंग, मतलब एम्पलीट्यूड को तेजी से कम करके। ये लिखा हो रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसी के बेस के ऊपर। वाई आर मार्चिंग ट्रूप्स आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स वाइल क्रॉसिंग ब्रिज, यानी कि मैंने ये पहले भी आपको जब ब्रिज वाइब्रेशन पढ़ाया था उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया था कि जितने भी बच्चे स्पैन ब्रिजेस होते हैं ये अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और कहा जाता है कि जब ये जो उसके ऊपर सोल्जर है इसमें से गुजरते हैं तो सोल्जर जितने भी होते हैं उन सब की जो पाँव की फ्रीक्वेंसी अगर मार्च करते हुए जाएंगे, जिसे आप परेड बोलते हो, तो वो अगर एक परेड करते हुए जाएंगे तो 10-15 लोग जितने भी हैं वो सभी एक ही फ्रीक्वेंसी उनके पाँव की होती है, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, आगे पीछे नहीं जाते। तो अब बच्चे देखो एक ब्रिज भी क्या कर रहा है, ये ब्रिज भी वाइब्रेट कर रहा है। और अगर बच्चे इन सोल्जर के पाँव की फ्रीक्वेंसी सभी की सेम है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो परेड करते हुए जा रहे हैं, तो अगर ये बच्चों इनके ब्रिज इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो रेजोनेंस होगी। अब रेजोनेंस का नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो ब्रिज है ये बच्चों लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, और अगर लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा तो इनके टूटने का मैक्सिमम खतरा हो सकता है। तो ज़रा पढ़ते हैं, कहता है मार्चिंग सोल्जर प्रोड्यूस अ पीरियोडिक फोर्स, कि अगर सोल्जर पीछे उसके ऊपर जा रहे हैं तो वो एक पीरियोडिक फोर्स यानी कि एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर मार्चिंग बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज, कि एक ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया उनके जो पाँव की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, तो during resonance the amplitude of vibration become very large and may damage or even collapse the bridge। तो वो उसको डैमेज, यानी कि एम्पलीट्यूड जब भी रेजोनेंस थी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, लार्ज। अब ब्रिज बचे इतना सा, जब वो लार्ज जाएगा तो इसका एरिया बढ़ेगा, यानी कि देखो ब्रिज तो बस यहाँ तक हमने फिक्स किया हुआ है, तो वो हमने कहा कि ब्रिज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे हमने फिक्स से ज़्यादा नहीं। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा इतना हो जाएगा, इतना तो लेंथ ब्रिज का हमने बनाया ही नहीं होता, तो रास्ते में फिर ब्रेक हो जाता है। तो ये इसमें लिखा होगा। उसके बाद है देयरफॉर सोल्जर कहा जाता है, आर ऑर्डर, उसको हुक्म दिया जाता है कि कोई भी ब्रिज अगर आए तो उसमें से आपने मार्च करते हुए नहीं गुजरना, सिंपल वैसे गुजर देना। ब्रेक देयर स्टेप वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज।
आगे बचे, ये एग्जाम में एक लाइन आप लिखना चाहें, द ट्रूथ ब्रेक्स देयर स्टेप्स टू अवॉइड द रेजोनेंस एंड प्रिवेंट द डेंजरस वाइब्रेशंस ऑफ द ब्रिज, ताकि रेजोनेंस से अवॉइड किया जा सके और ब्रिज की जो खतरनाक वाइब्रेशंस है उसे बचा जा सके। 14.2 है अ गर्ल स्विंगिंग, अ गर्ल इज स्विंगिंग, नो 14.2 अ गर्ल इज स्विंगिंग इन द सिटिंग पोजीशन, एक लड़की बेटे झूले पे बैठी हुई है, सिटिंग पोजीशन में है। हाउ विल द पीरियड चेंज इफ शी स्टैंड अप, अगर आप बताओ बच्चे कि ये ऑब्वियसली स्विंग का जो टाइम पीरियड होता है वो सिंपल पेंडुलम की तरह होता है और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। तो टाइम पीरियड बेटे बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अब बच्चे लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? फर्स्ट क्या ये है तो बच्चा है, अगर ये फर्स्ट क्या कहता है लड़की है कि अगर ये सिटिंग पोजीशन में है तो गौर से देखो, सिटिंग पोजीशन में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम लेंथ हमेशा बेटे कहाँ से नोट करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इतनी लेंथ है। अब जैसे ही ये लड़की है या लड़का खड़ा होगा या खड़ी होगी तो इसमें बच्चे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा? सेट, देखो पहले किस हाइट पे था सेंटर ऑफ मास? यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि अब लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। तो पहले बच्चे उसका बच्चे का जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन था तो लेंथ ज़्यादा थी, जैसे ही वो खड़ा हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया और ये जो लेंथ है बच्चे ये क्या होगी? शॉर्ट होगी। लेंथ हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से लेते हैं तो हाँ, और लेंथ अगर बच्चे डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि वो स्विंग फास्ट चलेगा। और ये आप ऑब्जर्वेशन भी करते हो, एक अगर आप झूले के ऊपर बैठे हो तो आप स्लो स्लो झूले ले रहे हो, अचानक आपको कहता नहीं मेरा मन करता है कि इसको ज़ोर ज़ोर से चलाऊं, आप खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से उसको झूला चलाते हो तो बेसिकली आपका जो इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाता है और झूला तेज़ चलना शुरू हो जाता है, मतलब उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो अब बच्चों देखो इसमें क्या लिख सकते हो कि व्हेन गर्ल स्टैंड अप हर सेंटर ऑफ मास आर मूव अपवर्ड। ये देखो पहले उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास अपवर्ड मूव हो गया। उसके बाद देयर फॉर अफेक्टिव लेंथ ऑफ स्विंग, उसका बेटे जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गया, टाइम पीरियड जो सॉरी लेंथ डिक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड, बिल्कुल सही है कि लेंथ डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लेंथ और टाइम पीरियड डायरेक्ट रिलेटेड है। एक लाइन का आंसर है कि व्हेन गर्ल स्टैंड अप अफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी सो द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम या स्विंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वन लाइन आंसर आप क्या लिख सकते हो कि व्हेन गर्ल स्टैंड अप खड़ी होती है अफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाती है सो द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग कह दें वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने एक लाइन लिखनी है तो ये मैंने सारे क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है 14.3। 14.3 क्या बोलता है कि वेला पेंडुलम दैट कीप अ करेक्ट टाइम एट कराची बी एक्यूरेट एट मरी आर द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। यानी कि बेटे एक पेंडुलम है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है आपके पास कराची में एडजस्ट किया हुआ। कहता है जब आप उसको किसी हाइट मरी या टॉप माउंट एवरेस्ट के ऊपर ले जाओगे तो टाइम वही सही रहेगा? नो, टाइम पीरियड बेटे डिपेंड करता है T = 2 पाई L/G, वैल्यू ऑफ G के ऊपर और लेंथ के ऊपर। जैसे ही बेटे हम पोजीशन चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, G का वैल्यू चेंज हो जाता है। और अगर बच्चों G का वैल्यू चेंज होता है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बोल दो, चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें क्या लिखेंगे बोलो देखो कि नो इट विल नॉट रिमेन एक्यूरेट। अब के कराची बेटे हमारा सी लेवल है और वहाँ पे जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू बेटे क्या होती जाती है? यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। और जी डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों T = 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। और अगर टाइम पीरियड बेटे डिक्रीज हो जाता है वैल्यू ऑफ G अगर डिक्रीज हो जाती है तो टाइम पीरियड क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब है कि पेंडुलम तेज चलेगा या स्लो? सोचो ज़रा, हाँ भी सोचो, सोना नहीं है, सोचो।
जब भी जी का वैल्यू कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि आप पेंडुलम आराम 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 से चलेगा। अब पेंडुलम स्लो चलेगा तो पेंडुलम का मोशन जो है बच्चों क्या होने वाला है, स्लो होने वाला। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, वो हमने बता दिया, द वैल्यू ऑफ चेंज विद लोकेशन है, एज वी गो हायर अल्टीट्यूड बेटे इसका टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसमें जैसे हम हायर वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो बच्चे जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होगा। सो पेंडुलम जो है वो टेक मोर टाइम फॉर ऑसिलेशन, और टाइम पीरियड बच्चे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब टाइम पेंडुलम ज़्यादा टाइम लेगा। तो एट क्या लिखा हुआ है, एट मरी एंड एवरेज द पेंडुलम क्लॉक विद लॉन्गर टाइम, और इसी वजह है क्योंकि जी का वैल्यू बेटे कम और पेंडुलम स्लो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा। और अगर आपने एग्ज़ाम में लिखना हो तो ये वन शॉट डिफाइन भी आप लिख सकते हो, कोई हर्ष नहीं। उसके बाद बचे 5, अ वायर हंग फ्रॉम अ डार्क हाई टावर, एक बेटे बहुत ज़्यादा बड़ा टावर है, उसका ऊपर वाला एंड हमें नज़र ही नहीं आ रहा, उसके साथ हमने एक रस्सी बांधी हुई है, सो इट्स अपर एंड इज़ नॉट विजिबल, हाउ कैन वी डिटरमिन दी हाइट ऑफ ए टावर। जब मैंने आपको बताया था सिंपल पेंडुलम का लेक्चर पढ़ा था हमने, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें भी बताई थी कि ये आपके पास टॉप ऑफ टावर है और इसके साथ बच्चों आपने एक पेंडुलम हैंग किया हुआ है। अब हमें इसका अपर टावर जो एंड है वो विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको ऑसिलेट करवाएंगे, और ऑसिलेट करवा के इसका बेटे हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे कि एक वाइब्रेशन बेटे कितने, इसके साथ हम एक पेंडुलम हैंग कर देंगे और इस पेंडुलम का हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है टाइम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, कि T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। और अगर बेटे हम ले लें तो हमें यहाँ से L निकालना है क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L ओवर G। तो यहाँ से बेटे अगर हमने लेंथ निकालनी है तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई G ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो इस हिसाब से वहाँ यहाँ से अगर आपको लेंथ मालूम होगी तो आपने बेटे सिंपल इसके क्या, जी की वैल्यू फिक्स है, 4 पाई फिक्स है, आपको सिर्फ टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टी स्क्वायर। आप इसको ऑसिलेट करवाएंगे और घड़ी की मदद से इसका एक वाइब्रेशन का टाइम 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, जितना भी है वो आप निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास उसका लेंथ आ जाएगा। अच्छा दी कैलकुलेशन, और उसके बाद ये बेटे लेंथ आ गया और रस्से का लेंथ है जो बेसिकली हाइट ऑफ टावर को ही बताएगा। ओके, आगे बच्चे क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट है वैसे अगर एक लाइन में लिखना हो तो इसमें क्या लिखोगे, मेजर द टाइम पीरियड, हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम और कैलकुलेट द लेंथ यूजिंग इस रिलेशन को। कौन सा रिलेशन अभी हमने निकाला कि L इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, इससे हम निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट है 14.5, विल द पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्प्रिंग सिस्टम, ऐसे सही लिखना था, डिक्रीज एंड इंक्रीज आर रिमेन कांस्टेंट बाय एडिशन ऑफ मास। यानी कि मास स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है कि मास स्प्रिंग सिस्टम के बेटे टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर क्या है K, बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि आपका जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। तो इसका मतलब है कि अगर एक मास स्प्रिंग सिस्टम बच्चे इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर हम क्या करें इसके अंदर मास को इंक्रीज कर दें, ऑब्वियसली मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास इंक्रीज करेगा, तो बच्चे मास इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब है कि वो बच्चों स्लो चलेगा। तो ये इस तरह लिखना है कि इफ़ मोर मास इज ऐड, तो आपका देयरफॉर जो टाइम है बच्चे क्या लिखा उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, द टाइम पीरियड इंक्रीज और व्हेन मोर मास एडेड टू अ मास स्प्रिंग सिस्टम।
एग्ज़ाम रिलेशन वही हम लगा सकते हैं। एग्ज़ाम रिलेशन में आप सिंपल ये बच्चे इस बात को याद रखो कि टाइम पीरियड इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। कैन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। कहता है कि सिंपल पेंडुलम बेटे सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के इनसाइड वो वाइब्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता। कि जैसे बच्चों देखो अब हम कहते हैं कि ये हमने अर्थ ली, ये गौर से देखिएगा, ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ पे ज़रा देखो कि बीच में कहता है एक होल कर दो, और जैसे ही होल करोगे और एक बॉल या स्टोन इसके अंदर फेंको तो कहानी क्या है बच्चे देखो, स्टोन जब यहाँ पे जाएगा और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ज़मीन के सेंटर पे पहुँच गया। अब सेंटर पे बेटे वैल्यू ऑफ जी ज़ीरो होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी ज़ीरो। और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि सेंटर के ऊपर उसे कोई फोर्स खींचने वाली या उसे रिपेल करने वाली नहीं है। अब वो तेज़ी से आ रहा है, जैसे वो तेज़ी से आ रहा है वो सीधा आगे चला जाएगा दूसरे कॉर्नर, लेकिन जैसे ही वो सेंटर से दूर जाएगा ग्रेविटी उसे दोबारा किस तरफ खींचेगी, सेंटर की तरफ, और वो ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब सेंटर पे आएगा, उसकी स्पीड तेज़ है और वो दूसरे एंड की तरफ जाएगा और फिर वापस ज़मीन ग्रेविटी उसे फिर वापस सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर देगी। यानी कि एक एंड पे आएगा, दूसरा एंड जो ज़मीन का जो सेंटर है उसे दोबारा अपनी तरफ खींचेगा, और इधर आएगा, इधर तो रुकने वाला नहीं है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और वो कहाँ चला जाएगा दूसरे एंड पे, दूसरे एंड पे पहुँचने ही वाला होगा, ग्रेविटी उसे फिर वापस खींच लेगी। तो अगर ज़मीन के दरमियान में हम एक होल बना दें, एक ड्रिल कर दें, टनल बना दें, तो उसके अंदर जो पत्थर है वो क्या करता रहेगा बेटे, ऑसिलेट करता रहेगा। ये आपका एक एमसीक्यू भी है, मैंने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो भी आप लेक्चर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों आपके पास, इफ टनल हम बना देंगे सेंटर पे, एट द सेंटर वेलोसिटी मैक्सिमम इट विल कंटिन्यू अदर डायरेक्शन, वो दूसरी डायरेक्शन में जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही बेटे सेंटर में जो दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और दूसरे एंड पे पहुंचेगा, वेलोसिटी ज़ीरो और फिर वापस आ जाएगा। ग्रेविटी विल जो है वो पुल कर लेगी उसे वापस सेंटर की तरफ। द स्टोन विल रिपीटेडली फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और स्टोन बिल्कुल बेटे एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर ऑसिलेट करता रहेगा, और देयरफॉर इट परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बेटे रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट की होती है, और इसकी मोशन कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ तक बच्चे आपके जो है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये लास्ट में बेटे उसकी समरी है चैप्टर की, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलेरेशन, सिंपल पेंडुलम, मास स्प्रिंग सिस्टम या ऑसिलेटर। सिंपल पेंडुलम का बेटे एट ग्रेटर, जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैल्यू ऑफ जी बेटे डिक्रीज हो जाती है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और मोर मैस अगर ऐड करने से हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, और अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी बेटे क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। गर्ल स्टैंड ऑन अ गर्ल, एक बच्ची जो है वो झूले के ऊपर खड़ी है, तो उसका जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G होता है। तो पहले उसका बेटे लेंथ ज़्यादा होता है, जैसे वो खड़ी होती है सेंटर ऑफ मास उसकी इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाती है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है, और टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब वो तेज़ी से ऑसिलेट करता है। रेजोनेंस बेटे कब होती है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। शार्पनेस बेटे अगर किसी सिस्टम के अंदर डैम्पिंग कम है तो उसका शार्पनेस ज़्यादा आएगा, और शॉक ऑब्जॉर्बर क्या करता है बेटे, प्रोवाइड द डैम्पिंग ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है और रिड्यूस द अनवांटेड ऑसिलेशन। ये सारे एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मार्चिंग सोल्जर क्या करते हैं बेटे, ब्रेक द स्टेप टू अवॉइड द रेजोनेंस, और टनल में अगर हम ज़मीन के गिर्द एक टनल बना के उसमें एक स्टोन फेंक दें तो वो स्टोन बेटे ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो ये कुल आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एंड पे बेटे समरी थी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बच्चे कोई बात समझ नहीं आई तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे इसमें कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।